दोस्तों, पलाशपुर गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। पिछले 3 महीनों में 5 लड़कियां चुपचाप गायब हो चुकी थीं। किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी क्योंकि हर घर में डर बैठ चुका था। कोई कुछ बोलता नहीं। गांव वालों ने अफवाह फैलाई, लड़कियां खुद भाग रही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आईपीएस सीमा राठौर को खबर मिलती है। वह भष बदलकर गांव की स्कूल की नई शिक्षक बनकर आती हैं। साड़ी में सिंपल लुक में नाम रखती हैं। संध्या दीदी, वह धीरे धीरे गांव की बच्चियों से दोस्ती करती है। उनमें से एक लड़की नेहा एक दिन फूट फूट कर रोने लगती है। नेहा बताती है, दीदी, गुलशन बाबा ने मेरी सहेली पूजा को बुलाया था। कहा था स्कूल के लिए डोनेशन देना है। फिर उसकी एक वीडियो बना ली और धमकी देने लगा। पूजा फिर कभी नहीं दिखी। सीमा को समझ आ गया, यह कोई छोटा मामला नहीं है दोस्तों। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। पलाशपुर एक दूरदराज का गांव, जहां धरती से उठती धूल की परतें भी मानो चुप्पी ओढ़े होती थीं। दूर दूर तक फैले सरसों के खेतों में कोई हरियाली नहीं, बस खामोशी की एक परछाई थी जो हर घर की देहरी पर बैठी कांपती रहती थी। यह वही गांव था जहां पहले शाम ढलते ही चौपालों पर लोग इकट्ठे हो जाते। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलते और महिलाएं आपस में चूड़ियों की खनक के साथ अपने सुख दुख साझा करती। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। हवा में अजीब सी डर की गंध घुली रहती थी, जैसे कोई अनदेखी चीज सांसें रोककर सबको देख रही हो। पिछले 3 महीनों में 5 जवान लड़कियां गायब हो चुकी थीं। कोई शोर नहीं मचा, ना ही किसी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। गांव के लोग जैसे मौन की रस्सियों से बंधे हुए थे। हर घर के अंदर डर ने अपना स्थायी ठिकाना बना लिया था। गांव के प्रधान, स्कूल टीचर, यहां तक कि मंदिर के पुजारी तक को जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब भी कोई बात करने की कोशिश करता, बाकी सब उसे चुप करवा देते। बेटा खुद ही भाग गई होगी, आजकल की लड़कियां ज्यादा चालू हो गई हैं, बोलना नहीं वरना खुद पर आ पड़ेगा। ऐसे जुमले हवा में तैरते रहते। पर एक सच जो सब जानते थे वो यह कि कोई तो है जो अंधेरे की ओट में शिकार कर रहा है। इन्हीं खामोश दीवारों के बीच एक दिन गांव में एक नई औरत आई। साधारण सी साड़ी पहने, माथे पर छोटी सी बिंदी, पांव में घिसे हुए चप्पल और पीठ पर एक फटा सा झोला लटकाए उसका नाम संध्या बताया गया और कहा गया कि वह स्कूल की नई अस्थायी शिक्षिका है। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि अब गांव में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं रहा था। पर संध्या असल में कोई साधारण औरत नहीं थी। वह थी आईपीएस सीमा राठौर, जिन्होंने अपने पूरे विभाग को चौंका दिया था जब उन्होंने एक पुलिस अधिकारी का रब छोड़कर गांव में बिना किसी वर्दी के, बिना किसी हथियार के एक अकेली महिला के तौर पर आने का फैसला किया था। उनके पास सिर्फ एक मिशन था, गायब होती लड़कियों की गुत्थी सुलझाना। सीमा को इस केस की जानकारी एक एनजीओ के जरिए मिली थी। वह जानती थी कि कानून की भाषा यहां काम नहीं करेगी, जहां लोग खुद अपनी बेटियों की गुमशुदगी पर चुप हैं। उन्हें पता था कि यहां अपराध सड़कों पर नहीं बल्कि दीवारों के पीछे छिपा है। इसलिए उन्होंने खुद को मिटा दिया। अपना नाम, अपना पद, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर वह बन गई। संध्या गांव के सरकारी स्कूल में जब उन्होंने पहले दिन कदम रखा तो देखा कि वहां आधे से भी कम लड़कियां मौजूद थीं, और जो थीं भी वह नजरें मिलाने से डरती थीं। कईयों की आंखों में नींद नहीं बल्कि सवाल तैर रहे थे, कोई उन्हें क्यों नहीं बचा रहा। एक लड़की सीमा का ध्यान बार खींच रही थी। नाम था नेहा, उम्र रही होगी करीब 17 साल, दुबली पतली, कम बोलने वाली, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कुछ चीखता हुआ दिखाई देता था। जब सभी छात्र छात्राएं दोपहर की छुट्टी के बाद चले गए, नेहा पीछे छूट गई। सीमा ने धीरे से पूछा, कुछ कहना चाहती हो नेहा? नेहा ने चौंक कर सिर उठाया, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे सीधे सवाल करेगा। पहले तो वह चुप रही, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, दीदी आप भी चली जाओ, यहां कुछ ठीक नहीं है। पूजा दी, सीमा दी, मनीषा सबको खा गया। ये गांव। सीमा की सांस एक पल को थम गई। वह जानती थी कि यह वही दरार है जहां से सच की एक किरण झांक सकती है। नेहा, मुझे सब कुछ बताओ, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सीमा ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वह कब से यही सुनना चाहती थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत अभी उसमें नहीं थी। वो बस इतना ही बोल सकी, गुलशन बाबा को सब पता है,
लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। वह जो करता है किसी को दिखाई नहीं देता। गुलशन बाबा गांव का वही समाज सेवी जो हर त्योहार पर खाना बांटता, हर दान में सबसे आगे होता और हर लड़ाई में पंच का फैसला करता। अब तक कोई उसके नाम पर शक तक नहीं करता था। सीमा को अब यकीन हो गया, कुछ बहुत गहरा और गंदा इस गांव की जड़ों में छिपा है। उस रात सीमा ने अपने सरकारी मोबाइल पर एक एन्क्रिप्टेड कोड भेजा, रेड स्मोक एक्टिव सर्वेलेंस टू बिगिन। वह जानती थी अब वक्त है। खामोशी की दीवारों में दरार लाने का चांदनी। रात में जब गांव सो रहा था, सीमा उस सन्नाटे की सरहद पार कर चुकी थी। अब वह सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, वह उन लड़कियों की आवाज बनने वाली थी जिनकी चीखें कभी किसी ने सुनी ही नहीं। अगली सुबह गांव पर एक गहरी चुप्पी थी, लेकिन सीमा के भीतर हलचल तेज हो चुकी थी। नेहा की अधूरी बातों ने उसकी रात की नींद छीन ली थी। उसके मन में अब एक ही सवाल था, आखिर ये गुलशन बाबा कौन है और इतने सालों से कोई उसकी ओर शक की निगाह से क्यों नहीं देख पाया। सीमा स्कूल जल्दी पहुंच गई। उसने नेहा को आते हुए देखा। उसकी चाल में डर था, पर आंखों में हल्की सी उम्मीद की लौ भी थी, जैसे कोई अपने अंदर छिपे बोझ को उतारने को तैयार हो। जब बाकी छात्र स्कूल के मैदान में व्यायाम कर रहे थे, सीमा ने नेहा को एक तरफ बुलाया। नेहा, उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर अपने बैग में हाथ डालकर एक पुरानी सी कॉपी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारे मुड़े हुए थे। यह पूजा दी की डायरी है, उन्होंने मुझे दी थी। उस रात जब वह चली गई, नेहा की आवाज कांप गई। सीमा ने धीरे से डायरी हाथ में ली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कल नहीं रहूं तो। यह शब्द मेरी जगह बोले पूजा। सीमा का गला भर आया। उसने अगला पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। दिनांक 12 अगस्त। आज गुलशन बाबा फिर से स्कूल में आए। उन्होंने क्लास की कुछ लड़कियों को अपने फार्म हाउस में बुलाया। बोले, कुछ सरकारी योजना के फॉर्म भरवाने हैं, मुझे भी बुलाया। शुरू में तो सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही बाकी लड़कियां चली गईं, उन्होंने मुझे रोक लिया। बोला, तू तो समझदार है, तू कुछ बन सकती है। फिर उसने मेरी तस्वीरें खींची, जबरदस्ती मेरी स्कर्ट ठीक करने के बहाने हाथ लगाया। मैं कुछ नहीं बोल सकी। दिनांक 15 अगस्त। उसने मुझे धमकाया कि अगर किसी को कुछ बताया तो मेरी फोटो पूरे गांव में फैला देगा। अब मैं बहुत डरती हूं, घर वालों से भी कुछ नहीं कह सकती। सब समझते हैं बाबा बहुत अच्छे हैं। दिनांक 19 अगस्त। उसने मुझे एक रात बुलाया और मेरे साथ यहां से कुछ शब्द मिटाए गए थे। शायद खुद पूजा ने लिखने के बाद पछताकर हटा दिए थे। सीमा के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी धीरे से बंद की और देखा। नेहा सिर झुकाकर खड़ी थी। नेहा, पूजा अब कहां है? सीमा ने पूछा। पता नहीं दीदी, वो उस रात के बाद कभी नहीं दिखी। बाबा ने कहा कि उसे बाहर पढ़ाई के लिए भेजा है, लेकिन मैंने उसकी चप्पल स्कूल के पीछे देखी थी। वही नीली पट्टी वाली सीमा का मन अंदर से कांप उठा। एक लड़की जो शायद चीखना चाहती थी पर बोल नहीं पाई और फिर गायब हो गई। उसी दिन सीमा ने स्कूल से छुट्टी लेकर गांव का निरीक्षण शुरू किया। उसने सबसे पहले गुलशन बाबा के फार्म हाउस के बारे में पता लगाया। वह गांव से थोड़ा बाहर खेतों के बीचों बीच बना था। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ बड़ा फाटक और अंदर जाने की इजाजत सिर्फ बाबा की मर्जी से। सीमा को शक था कि यही वह जगह है जहां लड़कियों को ले जाया जाता है, लेकिन बिना सबूत के वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। शाम को जब सीमा अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटी तो मनोज का मैसेज आया, टीम तैयार है, इशारा मिलते ही घेराबंदी कर लेंगे, लेकिन आपको सबूत चाहिए, तभी छापा मार सकते हैं। सीमा ने डायरी की तस्वीरें मनोज को भेजी, लेकिन उसने जवाब दिया, इनसे बाबा के फार्म हाउस की सीधी लिंक नहीं बनती। आपको किसी तरह वहां जाना होगा या किसी लड़की से और गवाही चाहिए। सीमा जानती थी कि जोखिम बढ़ता जा रहा है, पर अब रुकना मुमकिन नहीं था। रात को फिर से बिजली चली गई। गांव में यह आम बात थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। सीमा ने देखा कि फार्म हाउस की दिशा में एक सफेद जीप जाती दिखाई दी। उसने तुरंत अपना झोला उठाया और चुपचाप गांव के पिछले रास्ते से खेतों की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि अगले कदम के साथ वह सिर्फ सच्चाई के करीब नहीं, बल्कि मौत के दरवाजे के भी करीब जा रही थी। पर उसके पास अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं था।
पूजा, नेहा और उन अनगिनत लड़कियों की चीखें उसके कंधे पर सवार थीं। उस रात खामोशी फिर से गूंज उठी, पर इस बार कोई सुनने वाला था। गांव की रातें अक्सर सन्नाटे से भरी होती हैं, लेकिन उस रात जैसे हर दिशा में कुछ था जो सीमा को खींच रहा था। आकाश बादलों से ढका था और बिजली की हल्की चमक बीच बीच में खेतों की आकृतियों को रहस्यमय बनाती जा रही थी। सीमा अपनी पहचान छुपाकर संध्या बन चुकी थी, लेकिन अब उसका हर कदम उसे एक ऐसे सच की ओर ले जा रहा था जहां से शायद लौटना संभव ना हो। उसने रास्ते में अपने पुराने जूते उतार दिए थे ताकि पैरों की आहट मिट जाए। खेतों की चिकनी मिट्टी में पांव ढंसते जा रहे थे, लेकिन वह चलती रही। सामने फार्म हाउस की दीवारें अंधेरे में काली परछाई की तरह खड़ी थीं। अंदर हल्का हल्का उजाला था, शायद जनरेटर चल रहा था। फाटक पर ताले नहीं थे, लेकिन एक तरफ से टूटी दीवार के पास झाड़ियां कम थीं। सीमा को वहीं एकमात्र रास्ता लगा जहां से भीतर जाया जा सकता था। वह घुटनों के बल सरकती हुई अंदर पहुंची। फार्म हाउस के पिछले हिस्से में एक बड़ा सा अहाता था, जिसमें पुराने ट्रक, फावड़े, लकड़ियों का ढेर और कुछ प्लास्टिक की बोरियां पड़ी थीं। वह वहां छुपकर सांसें थामे खड़ी रही। तभी दरवाजे पर आवाज आई। कोई आदमी हंसते हुए बाहर निकला और मोबाइल पर बात करने लगा। हाँ जी भैया, 3 माल तैयार हैं। 1 दिल्ली भेज रहा हूं, 2 कल जयपुर जाएंगे। हाँ, नए वीडियो बनवाए हैं, टाइटल भी डाल दिए। गांव की कली बम हो गया है नेट पर सीमा की। रगों में खून जमने लगा। यह कोई मामूली अपहरण नहीं था। यह लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पोर्नोग्राफी की संगठित साजिश थी। वह सोच रही थी कि अब यहां से निकलकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तभी अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी, घुटी सी, डरी हुई, जैसे किसी ने उसका मुंह दबा रखा हो। सीमा अब और नहीं रुक सकती थी। उसने जेब से छोटा कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वह फार्म हाउस की खिड़की के पास पहुंची और जहां का अंदर एक बड़ी सी कोठरी थी। अंधेरे में 4 लड़कियां बैठी थीं। किसी के हाथ बंधे थे, किसी के चेहरे पर खरोचे थी। उनमें से एक नेहा की उम्र की लगती थी और बहुत डरी हुई थी। सीमा की आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर वही कठोरता बनी रही। वह समझ गई थी कि यही सबूत चाहिए। वह लड़की की फोटो और वीडियो लेकर लौट सकती थी, लेकिन वह जानती थी अगर आज इन्हें बचाया नहीं गया तो कल इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगी। उसी समय अंदर से गुलशन बाबा की आवाज आई, भारी, दबंग और अभिमान से भरी हुई। भूल जाओ कि कोई तुम्हें यहां से बचा पाएगा। तुम लोग अब सामान हो, बिकोगी, दिखोगी और भूल जाओगी कि तुम्हारा कोई नाम भी था। सीमा का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा ट्रांसमीटर निकाला और कान में फुसफुसाई, ब्लू हॉक एक्टिवेट रेड गेट पॉइंट फोर्स इन 15 मिनट्स। मनोज की आवाज आई, कंफर्म्ड, टीम रेडी, अंदर अकेले ना जाना। सीमा ने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि हर मिनट की देरी किसी लड़की की जिंदगी को खत्म कर सकती है। वह झाड़ियों से निकली और दीवार के सहारे चढ़कर भीतर की दीवार तक पहुंच गई। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वह चौकी एक लड़का, करीब 18-19 साल का, फार्म हाउस का नौकर लग रहा था। उसकी आंखों में अपराध बोध था। मैडम, आप पुलिस हैं ना? मैं देख चुका हूं। आप रोज नेहा दी से बात करती हैं। मैं बचा नहीं सकता उन्हें, लेकिन मैं दरवाजा खोल दूंगा। जल्दी करिए। उसकी आंखों में पछतावे की आग थी। सीमा ने सिर हिलाया। लड़के ने जेब से चाबी निकाली और पीछे के दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर जाते ही सीमा ने दीवार पर लटकी रोड उठाई और पहले ही गार्ड को बेहोश कर दिया। लड़कियां चौंक गईं, लेकिन सीमा ने फौरन कहा, मैं पुलिस हूं, चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। वह लड़कियों को बाहर निकाल ही रही थी कि अचानक बाहर से 2 और आदमी अंदर घुसे। उनमें से एक के हाथ में हथियार था। सीमा ने लड़कियों को पीछे हटने को कहा और खुद सामने आ गई। संध्या तो गुलशन बाबा ने चौंकते हुए कहा। सीमा ने जेब से अपनी बैज निकाली और कहा, आईपीएस सीमा राठौर, अब तुम लोग बच नहीं सकते। गुलशन बाबा गुस्से में दहाड़ा, लेकिन उसी वक्त फार्म हाउस के बाहर पुलिस जीपों की आवाजें गूंजने लगीं। मनोज और पूरी टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। हाथ ऊपर करो, सभी आरोपी गिरफ्तार हैं। मनोज की आवाज गूंज रही थी। गुलशन बाबा और उस के साथी हथियार डाल चुके थे। लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गांव के लोगों की आंखों में पहली बार वह दृश्य था
जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनकी बेटियों को गुलाम बनाने वाला। गुलशन बाबा हथकड़ी में खड़ा था। सीमा जमीन पर बैठी हाँफ रही थी। नेहा की डायरी, फार्म हाउस की फुटेज और 5 जिंदगियां। अब उसकी मेहनत रंग लाई थी। फार्म हाउस पर हुई छापेमारी के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। वो गुलशन बाबा, जिसे लोग वर्षों से गांव का हितैषी मानते आए थे, आज उसी को हथकड़ियों में देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। कई परिवारों के माथे पर गिल्ट और भय की रेखाएं थीं। जो बेटियां कुछ महीने पहले शहर पढ़ाई के लिए गई हैं, कहाँ गया था, उनकी यादें अब सवाल बनकर सामने आ रही थीं। सीमा ने जिन लड़कियों को फार्म हाउस से सुरक्षित बाहर निकाला, उन्हें एक विशेष पुनर्वास केंद्र भेजा गया, जहां काउंसलिंग, मेडिकल परीक्षण और कानूनी मदद दी जा रही थी। लेकिन उसकी चिंता सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती थी। उसके पास गांव के अंदर की खामोशी को तोड़ने का जिम्मा भी था। खासकर तब जब कुछ माँ बाप अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ है। मनोज के साथ बैठकर वह केस फाइलों पर काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। दूसरी ओर स्कूल की प्रिंसिपल थी। मैडम नेहा आपसे मिलना चाहती है। उसके पापा मना कर रहे हैं। वह डरी हुई है, पर बार बार कहती है कि आपको कुछ और बताना है। सीमा फौरन उठ खड़ी हुई। स्कूल पहुंची तो देखा नेहा पीछे के बरामदे में अकेली बैठी थी, आंखें लाल और चेहरा सूजा हुआ, जैसे वह पूरी रात रोई हो। क्या हुआ नेहा? सीमा ने धीरे से पूछा। नेहा ने अपनी कलाई उठाई। ताजे नाखूनों के निशान थे। पापा ने मुझसे पूछा कि मैंने पुलिस से क्या कहा। जब मैंने बताया कि बाबा ने मेरे साथ क्या किया, तो उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। बोले कि बेटी की इज्जत गई तो हमारा मुंह कहां दिखेगा। सीमा का कलेजा फट गया। तो तुमसे पूछा किसने कि तुम किस इज्जत की बात कर रही हो? उसकी आवाज सख्त हो चली। तुम जिंदा हो, बोल पा रही हो, यही सबसे बड़ी बात है। और अगर कोई तुम्हें चुप कराना चाहता है तो वह खुद गुनहगार है, सिर्फ नाम का बाप है। नेहा रोते रोते सीमा से लिपट गई। उस गले में डर भी था और राहत भी, जैसे किसी ने पहली बार उसे सुना हो। सीमा समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह समाज के उस ढांचे की लड़ाई है जहां बेटियों की चुप्पी को ही इज्जत मान लिया गया है। उसने मनोज को फोन लगाया। हमें केस सिर्फ बाबा पर नहीं, बल्कि इन चुप्पी को बढ़ावा देने वालों पर भी बढ़ाना होगा। हमें और गहराई में उतरना होगा। अगले दिन सीमा गांव के सबसे पुराने और अमीर घर दुबे परिवार गई। उन्होंने ही गांव के स्कूल को जमीन दी थी और बाबा के खास समर्थक माने जाते थे। दुबे जी का बेटा विशाल दुबे शहर में रहता था, लेकिन हाल ही में गांव लौटा था। सीमा जब उनके घर पहुंची तो विशाल ही बाहर आया। जी मैडम, कैसे आना हुआ? उसकी आवाज में बनावटी विनम्रता थी। कुछ बातें करनी है अकेले में, सीमा ने सीधे कहा। कमरे के भीतर एक शानदार सजावट थी, पर दीवारों पर लगे देवी देवताओं की तस्वीरों के नीचे धूल जमी थी, जैसे उन्हें अब पूजा नहीं जाता था, बस दिखावा बचा था। सीमा ने डायरी की फोटो उसकी ओर बढ़ाई। पूजा की आखिरी लिखावट। विशाल के चेहरे पर रंग बदल गया। मैं नहीं जानता मैडम, ये सब बाबा के साथ ही हथियार डाल चुके थे। लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गांव के लोगों की आंखों में पहली बार वह दृश्य था जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनकी बेटियों को गुलाम बनाने वाला गुलशन बाबा हथकड़ी में खड़ा था। सीमा जमीन पर बैठी हाँफ रही थी। नेहा की डायरी, फार्म हाउस की फुटेज और 5 जिंदगियां। अब उसकी मेहनत रंग लाई थी। फार्म हाउस पर हुई छापेमारी के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। वो गुलशन बाबा, जिसे लोग वर्षों से गांव का हितैषी मानते आए थे, आज उसी को हथकड़ियों में देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। कई परिवारों के माथे पर गिल्ट और भय की रेखाएं थीं। जो बेटियां कुछ महीने पहले शहर पढ़ाई के लिए गई हैं, कहां गया था, उनकी यादें अब सवाल बनकर सामने आ रही थीं। सीमा ने जिन लड़कियों को फार्म हाउस से सुरक्षित बाहर निकाला, उन्हें एक विशेष पुनर्वास केंद्र भेजा गया, जहां काउंसलिंग, मेडिकल परीक्षण और कानूनी मदद दी जा रही थी। लेकिन उसकी चिंता सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती थी। उसके पास गांव के अंदर की खामोशी को तोड़ने का जिम्मा भी था, खासकर तब जब कुछ माँ बाप अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ है। मनोज के साथ बैठकर वह केस फाइलों पर काम कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। दूसरी ओर स्कूल की प्रिंसिपल थी। मैडम नेहा आपसे मिलना चाहती है।
उसके पापा मना कर रहे हैं। वह डरी हुई है, पर बार बार कहती है कि आपको कुछ और बताना है। सीमा फौरन उठ खड़ी हुई। स्कूल पहुंची तो देखा नेहा पीछे के बरामदे में अकेली बैठी थी, आंखें लाल और चेहरा सूजा हुआ, जैसे वह पूरी रात रोई हो। क्या हुआ नेहा? सीमा ने धीरे से पूछा। नेहा ने अपनी कलाई उठाई। ताजे नाखूनों के निशान थे। पापा ने मुझसे पूछा कि मैंने पुलिस से क्या कहा। जब मैंने बताया कि बाबा ने मेरे साथ क्या किया, तो उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। बोले कि बेटी की इज्जत गई तो हमारा मुंह कहां दिखेगा। सीमा का कलेजा फट गया। तो तुमसे पूछा किसने कि तुम किस इज्जत की बात कर रही हो? उसकी आवाज सख्त हो चली। तुम जिंदा हो, बोल पा रही हो, यही सबसे बड़ी बात है। और अगर कोई तुम्हें चुप कराना चाहता है तो वह खुद गुनहगार है, सिर्फ नाम का बाप है। नेहा रोते रोते सीमा से लिपट गई। उस गले में डर भी था और राहत भी, जैसे किसी ने पहली बार उसे सुना हो। सीमा समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह समाज के उस ढांचे की लड़ाई है जहां बेटियों की चुप्पी को ही इज्जत मान लिया गया है। उसने मनोज को फोन लगाया। हमें केस सिर्फ बाबा पर नहीं, बल्कि इन चुप्पी को बढ़ावा देने वालों पर भी बढ़ाना होगा। हमें और गहराई में उतरना होगा। अगले दिन सीमा गांव के सबसे पुराने और अमीर घर दुबे परिवार गई। उन्होंने ही गांव के स्कूल को जमीन दी थी और बाबा के खास समर्थक माने जाते थे। दुबे जी का बेटा विशाल दुबे शहर में रहता था, लेकिन हाल ही में गांव लौटा था। सीमा जब उनके घर पहुंची तो विशाल ही बाहर आया। जी मैडम, कैसे आना हुआ? उसकी आवाज में बनावटी विनम्रता थी। कुछ बातें करनी है अकेले में, सीमा ने सीधे कहा। कमरे के भीतर एक शानदार सजावट थी, पर दीवारों पर लगे देवी देवताओं की तस्वीरों के नीचे धूल जमी थी, जैसे उन्हें अब पूजा नहीं जाता था, बस दिखावा बचा था। सीमा ने डायरी की फोटो उसकी ओर बढ़ाई। पूजा की आखिरी लिखावट विशाल के चेहरे पर रंग बदल गया। मैं नहीं जानता मैडम, ये सब बाबा का मामला था। हम तो बस, सीमा ने उसकी बात काटते हुए कहा। नेहा ने तुम्हारा नाम भी लिया है, उसने कहा। तुम स्कूल में लड़कियों को जबरदस्ती फार्म हाउस ले जाने में मदद करते थे। क्या तुम्हें लगता है यह सिर्फ बाबा का मामला था? विशाल खड़ा हो गया। अब वह शांत नहीं रह पाया। आपको लगता है इन गांव की लड़कियों में इतना दिमाग होता है? कुछ पैसे दो, फोटो खिंचवाओ। और खुद ही सीमा की आंखों में आग जल उठी। उसने जेब से नोटिस निकाला। आप पर बाल तस्करी, आपराधिक साजिश और यौन शोषण में सहयोग का केस दर्ज हो चुका है। गिरफ्तारी वारंट कल सुबह तक पहुंच जाएगा। विशाल बौखला गया। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं, सीमा ने जवाब दिया। तुमने दूसरों की यहां तबाह की थी, मैं सिर्फ सच्चाई का नाम रख रही हूं। उसी रात गांव की पंचायत ने आपात बैठक बुलाई। बहुत से लोग अब खुलकर सामने आ रहे थे। कुछ ने अपनी बहनों की गुमशुदगी की बात कबूली, तो कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अपने पति को फार्म हाउस जाते देखा था, लेकिन डर से कुछ नहीं कहा। पंचायत का माहौल भारी था। सीमा ने खड़े होकर कहा, अब तक खामोशी को इज्जत समझा गया, लेकिन आज अगर आप चुप रहे तो अगली पूजा, अगली नेहा आपकी अपनी बेटी भी हो सकती है। एक बूढ़ी औरत अम्मा शांता उठी। उनकी पोती 2 साल पहले गायब हुई थी। मैडम, अगर मेरी चुप्पी से कोई और लड़की बच सके तो मैं गवाही दूंगी। उस एक आवाज ने जैसे पूरे गांव को हिला दिया। अब केस सिर्फ बाबा के खिलाफ नहीं था, अब यह एक आंदोलन बन चुका था। सीमा जानती थी लड़ाई लंबी होगी, कोर्ट के दरवाजों तक जाएगी, लेकिन अब गांव की दीवारों में भी दरारें पड़ चुकी थीं। वहां से अब चीखें बाहर आ रही थीं और उन्हें दबाया नहीं जा सकता था। पंचायत की उस रात के बाद गांव की हवा बदलने लगी थी। जो पहले खामोश थे वह अब धीरे धीरे बोलने लगे थे। हर घर में कोई ना कोई सवाल खड़ा हो रहा था। क्या हमारी चुप्पी ही हमारी बेटियों का अपराधी थी? और यही सवाल अब गांव की आत्मा को मथ रहा था। सीमा जानती थी कि अब यह लड़ाई समाज के ढांचे से नहीं, बल्कि उसकी जड़ों से थी। लेकिन हर क्रांति के खिलाफ एक साजिश खड़ी होती है। सीमा को अब केस को कोर्ट तक ले जाने के लिए मजबूत साक्ष्य चाहिए थे, सिर्फ भावनाएं या गवाह नहीं, ठोस प्रमाण जो जुर्म को नंगा कर दें। उसने और मनोज ने फार्म हाउस से बरामद कंप्यूटर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स और मोबाइल डाटा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। कंप्यूटर में छिपाए गए फोल्डर मिले थे, जिनमें लड़कियों के वीडियो, नाम, उम्र और किस क्लाइंट के लिए उन्हें भेजा गया, इसकी पूरी डिटेल थी।
डाटा देखने के बाद सीमा देर तक चुप बैठी रही। एक के बाद एक लड़की का नाम, एक के बाद एक वीडियो, और साथ में जो सबसे दर्दनाक बात थी, उन फाइलों में नेहा और पूजा का नाम भी था। पूजा की फाइल बंद थी, शायद प्रोसेस्ड कैटेगरी में डाल दी गई थी, जैसे कोई माल डिपार्टमेंट से गुजरकर स्टोर में रखा गया हो। मानव तस्करी और यह गांव मनोज फाइल्स देखते हुए बोला, मैडम, यहां तो इंटरेस्ट नेटवर्क है, इनका लिंक दिल्ली और बांग्लादेश तक जाता दिख रहा है। सीमा ने आंखें मूंद लीं। अब यह सिर्फ गांव की कहानी नहीं रह गई थी, यह तो राष्ट्रीय स्तर का अपराध था, और उसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े चेहरे भी थे। इसी बीच सीमा को एक और फोन आया, पुनर्वास केंद्र से। मैडम, एक नई लड़की आई है, नाम रानी, बहुत डरी हुई है, लेकिन कहती हैं कि वह गुलशन बाबा के फार्म हाउस से निकली थी, पर वहां से उसे कहीं और भेजा गया था। अब वह वापस लौटी है। छुप छुप कर सीमा तुरंत वहां पहुंची। रानी बहुत ही कमजोर और बीमार सी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह सच्चाई थी जो हजारों झूठों को जला सकती। मैं बताऊंगी सब कुछ, रानी बोली, पर आप वादा करें मुझे फिर से वहां नहीं भेजा जाएगा। मैं तुम्हें अब सुरक्षित हाथों में ही रखूंगी। सीमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। रानी की गवाही चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि फार्म हाउस से लड़कियों को विशाल दुबे के जानकार ट्रांसपोर्टर के जरिए जयपुर ले जाया जाता था, जहां उन्हें एक बड़े होटल के कमरों में छुपाया जाता था। वहां से क्लाइंट चुनता था, कौन लड़की फ्रेश है, कौन वाइल्ड, कौन रिजेक्टेड। ये शब्द किसी जानवर की नस्ल के जैसे थे। रानी ने कहा, वो कहते थे, इमोशंस को छोड़ो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी पहचान है। अब सीमा ने उसकी बात रिकॉर्ड की। अब केस का ढांचा तैयार हो चुका था, लेकिन जितनी सच्चाई सामने आ रही थी, उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा था। एक रात सीमा के सरकारी घर के बाहर बम धमाके की आवाज हुई। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन वह एक चेतावनी थी। बहुत आगे मत बढ़ो, मनोज ने चिंता से कहा। मैडम, आपको सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। अब हम सिर्फ बाबा से नहीं लड़ रहे, हम उस छाया से लड़ रहे हैं जो मंत्री के कमरे तक पहुंचती है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, अगर डरती तो संध्या बनकर गांव ना आती। अब अगला कदम था कोर्ट में केस दाखिल करना। सीमा ने कुल 19 पन्नों की चार्जशीट तैयार करवाई। नाम थे गुलशन उर्फ गुलशन बाबा, मुख्य आरोपी विशाल दुबे सहायक, नेटवर्क संचालक संजय त्रिपाठी, होटल मालिक जयपुर, और 3 अज्ञात मंत्री प्रशासक जिनकी पहचान अब भी पक्की नहीं हुई थी। इनके खिलाफ धाराएं थीं आईपीसी 377 मानव तस्करी, आईपीसी 36D गैंगरेप, POCSO अगर पीड़िता नाबालिग हो, आईटी एक्ट अश्लील सामग्री का प्रसार। सीमा ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने की मांग की। कोर्ट में केस पेश होने से पहले गांव में एक और मोड़ आया। नेहा के पिता ने केस वापस लेने का आवेदन भेजा। उसका तर्क था कि बेटी की इज्जत गांव भर में नीलाम ना हो। सीमा खुद उसके घर गई। दरवाजा उसी तरह बंद था जैसे पहले दिन था। वह अंदर गई। नेहा की मां आंसुओं में डूबी मिली। नेहा कहाँ है? सीमा ने पूछा। मां ने इशारा किया, कमरे में बंद है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। सीमा ने नेहा का दरवाजा खोला। नेहा चारपाई पर लेटी थी, दीवार की ओर मुंह किए हुए। मैं थक गई हूं मैडम, बोलते थक गई। अब मैं कुछ नहीं चाहती। सीमा उसके पास बैठ गई। अगर तुम आज चुप हुई तो गुलशन जेल से छूटेगा और अगली नेहा कहीं और बर्बाद होगी। तुम्हें लड़ना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए जो बोल ही नहीं सकती। नेहा ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सुनी थीं, लेकिन उनमें एक छोटी सी लौ अभी भी बाकी थी। मैं कोर्ट जाऊंगी, उसने धीमे से कहा। अब कहानी की जमीन तैयार थी। साक्ष्य गवाह, पीड़िता की गवाही और आरोपी सब सामने थे, लेकिन लड़ाई अब शुरू होनी थी। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने से पहले सच को दीवारों से बाहर लाना था, और वह दीवारें सिर्फ घर की नहीं थी, यह समाज की, राजनीति की और मन की थी। कोर्ट की इमारत शहर के बीचों बीच थी। ऊंची दीवारें, सख्त सुरक्षा और भरे हुए गलियारों से घिरी हुई। लेकिन इस बार यह गलियारे सिर्फ किसी आम केस के गवाह नहीं थे, बल्कि एक पूरे गांव की उस चीख के प्रतीक थे जिसे सदियों से दबाकर रखा गया था। सीमा जब कोर्ट पहुंची तो उसके साथ एक लंबा काफिला था। नेहा रानी पुनर्वास केंद्र की अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, फोरेंसिक जांचकर्ता और सबसे महत्वपूर्ण वह चार्जशीट जो 300 पन्नों में सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि हर चीख का दस्तावेज बन चुकी थी।
पहली सुनवाई का दिन जज की निगाहें कड़क थीं और वकीलों की टेबल पर फाइलों का ढेर लगा था। विपक्षी वकील अवनीश मेहरा नामी और महंगे वकील थे, राजनीति से जुड़े और कानून को मोड़ने में माहिर। उनकी जुबान में कायदे थे लेकिन आंखों में चालबाजी। अवनीश ने पहली ही दलील में केस को पब्लिक इमोशन ड्रिवन बताया। बोले, माननीय न्यायालय, यहां कोई ठोस साक्ष्य नहीं, सिर्फ भावनाएं हैं। इन लड़कियों के बयान अस्थिर हैं और इन्हें प्रलोभन देकर गवाही दिलवाई गई है। सीमा ने अपनी बारी पर कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट्स, कंप्यूटर डाटा और फार्म हाउस से मिली रजिस्टर की फोटोकॉपीज पेश की। हर पेज, हर वीडियो एक कड़ी बनकर सामने आता गया। नेहा को गवाही के लिए बुलाया गया। वह कांपती हुई डोक से गवाही स्टैंड तक गई, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, एक संकल्प था। क्या आप अदालत को बताना चाहेंगी कि आपके साथ क्या हुआ? सरकारी वकील ने पूछा। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे गुलशन बाबा ने कहा था कि मेरी मां बीमार है, फार्म हाउस चलो, दवा दिलवाते हैं। जब मैं गई, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर कई बार कई लोगों ने। अदालत में सन्नाटा छा गया। अवनीश मेहरा खड़े हुए। यह लड़की मानसिक रूप से कमजोर है, इसका मेडिकल परीक्षण होना चाहिए। सीमा ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट लहराई। महोदय, पीड़िता की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। हां, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है और यही इस केस की गंभीरता दिखाता है। दूसरी गवाही थी रानी की। रानी का चेहरा कोर्ट में पहली बार खुला। उसका आधा चेहरा जलाया गया था। उसने बताया कि भागने की कोशिश पर कैसे एसिड डाल दिया गया। उन्होंने कहा था, तू भागेगी तो पहचान कौन पाएगा? रानी ने डबडबाई आंखों से कहा। फोटो सबूत, अस्पताल का रिकॉर्ड और एनजीओ की रिपोर्ट ने उसकी बात की पुष्टि कर दी। तीसरे दिन सीमा ने फार्म हाउस के मालिक और होटल के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग पेश की। हां भैया, वह माल पहुंचा दिए हैं। बच्चियां तो नॉर्मल लग रही थीं। यह वाली वीआईपी है, दुबे साहब के लिए रिजर्व की है। रिकॉर्डिंग सुनते ही विशाल दुबे के चेहरे का रंग उड़ गया। विपक्ष ने कहा, यह रिकॉर्डिंग छेड़छाड़ की गई है। सीमा ने फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की। मूल रिकॉर्डिंग है, उसमें छेड़छाड़ का कोई प्रमाण नहीं। फिर बारी थी बचाव पक्ष की साजिशों की। एक रात कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान किसी ने नेहा के चरित्र पर सवाल उठा दिए। यह वही लड़की है जो पहले भी स्कूल से भागी थी, इसे आदत है। सीमा ने टीवी कैमरे पर सधे शब्दों में जवाब दिया, अगर किसी बच्ची के कई जख्म हैं तो दोष उसके भागने का नहीं, समाज के बहाने ढूंढने का है। हम उसकी कहानी पर सवाल नहीं, उसके जख्मों पर मरहम लगाना सीखें। फैसले का दिन। जज ने सारी दलीलों, सबूतों और गवाहियों को गंभीरता से सुना। यह अदालत इस बात को मानती है कि गुलशन उर्फ बाबा विशाल दुबे और अन्य सह आरोपी मानव तस्करी और यौन शोषण के दोषी हैं। अदालत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है, साथ ही आरएस 25 लाख जुर्माना, जो पीड़ितों के पुनर्वास में खर्च होगा। कोर्ट रूम में जैसे आंसुओं और ताली की एक साथ गूंज हुई नेहा रानी और बाकी लड़कियां एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी, लेकिन वह आंसू अब कमजोरी के नहीं थे, वह एक जंग जीतने की राहत में ढल गए थे। सीमा बाहर आई तो मीडिया ने उसे घेर लिया। मैडम, आपको कैसा लग रहा है? सीमा ने जवाब दिया, खामोशी को तोड़ने की सबसे बड़ी ताकत होती है सच, और आज सच ने जीत ली है। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। इस केस ने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। राज्य सरकार ने गांवों में महिला सुरक्षा टीम नियुक्त की, हर स्कूल में काउंसलिंग अनिवार्य की गई और पुनर्वास केंद्रों का बजट बढ़ाया गया। गांव में पहली बार किसी स्कूल की दीवार पर लिखा गया, अब हमारी बेटियां चुप नहीं रहेंगी। गांव में वह सुबह कुछ अलग थी, ना हवा में घबराहट थी, ना आंखों में डर। पहली बार सूरज जैसे खुलकर निकला था, और यह सिर्फ मौसम की बात नहीं थी, बल्कि एक मानसिक बदलाव की शुरुआत थी। खामोशी की दीवार जो बरसों से घरों और दिलों के बीच खड़ी थी, अब धड़क चुकी थी। सीमा का तबादला अगले जिले में हो चुका था, लेकिन उसके जाने से पहले गांव में एक छोटी सी सभा रखी गई। कोई बड़ा मंच नहीं था, न कोई लाल कालीन पर जो वहां मौजूद था वह कहीं ज्यादा मूल्यवान था। आत्मसम्मान, अपनेपन की झलक और सबसे जरूरी एक जागरूक समाज। गांव की सरपंच ने खुद मंच पर चढ़कर कहा,
आज से हम बेटियों को कमजोर नहीं कहेंगे, उनके हक की लड़ाई अब गांव खुद लड़ेगा। कोई बाबा, कोई दुबे या पर्दे के पीछे नहीं बचेगा। वह शब्द केवल एक वादा नहीं थे, वह एक युग परिवर्तन की नींव थे। नेहा अब चुप नहीं थी, स्कूल में वापस जाने लगी थी और गांव की छोटी बच्चियों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। उसने नारी सुरक्षा पर एक नाटक लिखा जिसका नाम रखा बोलने दो। यह नाटक पूरे जिले में वंचित किया गया। हर बार जब वह आखिरी संवाद बोलती, लोग खड़े होकर तालियां बजाते। जिस दिन बेटियां डरना छोड़ देंगी, उस दिन समाज खुद जुर्म से डरने लगेगा। रानी पुनर्वास केंद्र में अब स्वयं सेविका बन चुकी थी। वह उन लड़कियों को काउंसलिंग देती जो आज भी अपनी कहानी कहने से डरती थी। उसने खुद को उस आग से निकाला था जिससे कई और जल चुकी थी। सीमा ने जब गांव छोड़ा तो वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक नई सोच, नई पीढ़ी और एक साहसी उदाहरण था। जिला मुख्यालय में जब उसे सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया तो उसने एक पंक्ति कहकर सबकी आंखें नम कर दी। मैंने कानून लागू नहीं किया, मैंने केवल उन्हें आवाज दी जिनकी आवाज सदियों से कुचली गई थी। गांव की गलियों में दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनने लगे थे। एक में एक लड़की किताब पढ़ रही थी, दूसरी में एक मां बेटी को साइकिल सिखा रही थी। इन चित्रों के नीचे लिखा था, बेटी छुपे नहीं चले, बोले बढ़े। और एक रात गांव के उसी चौराहे पर जहां कभी गुलशन बाबा का चबूतरा हुआ करता था, अब एक नई इमारत खड़ी हो चुकी थी। नारी न्याय केंद्र उस पर पहला बोर्ड था। यहां हर चीख सुनी जाएगी। यह अंत नहीं था, यह एक नई सुबह की दस्तक थी, जहां बेटियां डर कर नहीं उम्मीद लेकर जागती थीं, जहां किसी आईपीएस मैडम को भेष बदलकर आना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब गांव खुद जाग चुका था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।